नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदिल राव। राजधानी देहरादून, जहां पर हर नए दिन कुछ ना कुछ नया किस्सा निकलकर सामने आता है। अगर आप देहरादून से हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि राजधानी के अंदर जितने धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरीके से प्रशासन की ओर से उन पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो आखिर ऐसा कैसे चलेगा। लोग विवश हैं, मजबूर हैं। अधिक से अधिक जितने भी केस हमारे पास आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर केस धोखाधड़ी के होते हैं। जो लोग पीड़ित हैं, जिनके खर्चे तक नहीं चल पा रहे हैं, आखिर इन लोगों को न्याय कौन दिलाएगा। आज मेरे साथ मौजूद हैं सुनील कुमार जी, जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। एक ज़मीन दिखाकर MOU होता है कि आपको इस पर कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के बाद आधी दुकानें आप रखिएगा, आधी हम रखेंगे, और बाद में जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो फिर व्यक्ति गायब। सारा पैसा लेने के बाद उन्हें चक्कर कटाए जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप सोचिए क्या बीतती होगी उस वक्त एक व्यक्ति पर, जब उससे काम करा लिया जाता है उसके ही खर्च पर, और वापसी में जब उसे पैसे मिलने होते हैं तो उसे कुछ भी नहीं दिया जाता। सुनील कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं पूरा वाक्य आखिर है क्या। सर, ये कहानी कब से शुरू हुई और कब आपको ये पहले MOU जब आपसे साइन करा गया था, क्या आपको आश्वासन दिया गया था और बाद में क्या साबित हुआ, क्या निकला? सर, ये कहानी शुरू होती है सन 2014 से। मैं एक्चुअली कंस्ट्रक्शन का वर्क करता था। तो 2014 में मेरी मुलाकात श्री देवेंद्र जी से होती है। शहर के ही एक मौजूद व्यक्ति हैं, उनके थ्रू। तो मुलाकात में पहले उन्होंने मेरे सामने एक प्रपोजल रखा कि मेरा पुरोला स्थित एक होटल है शुभम पैलेस, आप उसको सेल करा दीजिए, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक नया प्रपोजल मेरे सामने रखा कि मेरी पुरोला में मेन चौक पर एक ज़मीन स्थित है और लगभग 700-800 गज का प्लॉट है, और मैंने उसका नक्शा बनवा लिया, आप उस पर कंस्ट्रक्शन का वर्क कर लीजिए और ज़मीन मेरी रहेगी, कंस्ट्रक्शन आप कर लीजिए। आधी जितनी दुकानें बनेंगी आधी आपके शेयर में आ जाएंगी, आधी मेरे शेयर में आ जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। इस बीच उन्होंने उसका मैप बनवा कर मुझे दे दिया। तो उन्होंने फिर पहले डिमांड रखी कि जी उसमें कुछ छोटा सा टुकड़ा रह गया है जिसकी अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है और आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए, मैं उसकी रजिस्ट्री करा लेता हूँ। मैंने वो अमाउंट उनको दे दिया कि ठीक है जी, आप इसको निपटा लीजिए, उसके बाद वर्क शुरू कर देंगे। इसी दौरान मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद मैं बेड रेस्ट पर था, कुछ ऑपरेशन वगैरह हुए, तो वो मेरे घर पे आए कि भैया वहाँ तो काम स्टार्ट करना है, फिर सर्दियाँ ज़्यादा बढ़ जाएंगी और आप ऐसा कीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, तब तक मैं काम शुरू करता हूँ जब तक आप स्वस्थ होते हैं। तो विभिन्न अलग अलग मतलब डेट्स पर उन्होंने कुल मिलाकर मेरे से 16,20,000 रुपये ले लिए, कभी सरिये के बहाने, कभी ईंट के बहाने, कभी लेबर के बहाने। कुछ महीने बाद जब मैं थोड़ा सा फिजिकली फिट हुआ जाने के लिए कि भैया एक दिन चलते हैं, उसको देखते हैं क्या प्रोग्रेस है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भैया उसमें कोई पड़ोसी था जिसके साथ मेरा कुछ विवाद था, उसने स्टे करा लिया है प्रॉपर्टी पर, जिस कारण से वहाँ जो भी मेटेरियल मैंने मंगाया था वो कुछ कम कीमत करके मैंने किसी दूसरे को बेच दिया और वहाँ पर कोई वर्क नहीं हो पाया। इसी तरह कुछ महीने बीतते गए, मैं उनके पास पैसों की तगादे के लिए बार बार जाता रहा। तो 2016 में उन्होंने मेरे सामने नया प्रपोजल रखा कि भारोवाला, बड़ा भारोवाला पड़ता है क्लेमेंट टाउन में, वहाँ पर मेरा एक प्लॉट है जो कि खसरा नंबर 365 पड़ता है उसका, कि मैंने उस पर नक्शा पास कराया हुआ है भैया, और कोई दूसरा व्यक्ति उसमें कार्य कर रहा था बट वो पैसे की कमी के कारण उस कार्य को छोड़ गया, और आप उस पर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, जिसके लिए 2016 में उन्होंने 15/1/2016 को एक नया MOU बनाया कि इसमें जो भी लागत आएगी उसके अकॉर्डिंग 25 लाख रुपए उन्होंने अपनी भूमि की कीमत मानी, और कंस्ट्रक्शन में जो पैसा लगेगा कि आप कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम 40 और 60 के रेशो में प्रॉफिट बांट लेंगे। अच्छा, एक बार धोखा खाने के बाद बस आप दोबारा कैसे उनके झांसे में आए? भाई साहब, पैसा फंसा हुआ था, मुझे ये था कि MOU करके काम कर रहे हैं, चलो पिछला हो सकता है, मैंने सोचा कि भाई रियलिटी रही होगी कि भाई मुझे ये भी मालूम चला था कि इनका विवाद चल रहा है और उस मामले में उनके ऊपर कोई जिसके साथ विवाद था, उनकी मिसेज का कुछ मर्डर हुआ था, तो वो मर्डर का इल्ज़ाम भी उन्हीं के ऊपर लगा था। तो मैंने कहा शायद विवाद चल रहा होगा, इस वजह से कार्य नहीं हो पाया। तो मैंने कहा यहाँ पे साफ़ सुथरा है, उनके मिसेज के नाम पर वो प्रॉपर्टी थी, श्रीमती उर्मिला देवी, तो उसका उन्होंने MOU मेरे साथ किया। मैंने कंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा कर दिया। अब चूँकि ज़मीन उनके नाम पर थी
तो जब रजिस्ट्रियाँ हुई तो पूरा पैसा उनके नाम पर आया। तो पैसा आने के बाद मैंने पैसे की डिमांड की कि भैया इस पैसे काम को निपटा लेते हैं। तो लगभग 36,80,000 रुपये मेरा उसमें लगा था कंस्ट्रक्शन के कार्य में। तो प्लस 16,20,000 पहला था, तो टोटल लगभग 53 लाख रुपए मेरा बनता था उनकी तरफ। प्रॉपर्टी उन्होंने लगभग 70 लाख रुपए में वो सेल की थी। तो उन्होंने कहा कि भैया मेरा वो मर्डर का मामला चल रहा है और मुझे उसमें कुछ सेटलमेंट करना है उनसे, और इस पैसे को अभी मैं यूज़ कर लेता हूँ 2-3 महीने के लिए, और जैसे ही मेरा होटल बिकता है या तो होटल बिक जाएगा या मैं उस पर लोन करा के या आपका पैसा रिटर्न कर दूँगा। ये सब हो गया। उसके बाद मैं उनसे बार बार पैसे की डिमांड करता रहा। तो वो उन्होंने बस वही रखा कि भाई मेरा लोन हो रहा है, मेरा लोन हो रहा है, होटल तो उस रेट पर नहीं बिक पा रहा है जो मैं चाहता हूँ, तो इसलिए मैं लोन करा के। एक बार वो मुझे LIC ऑफिस भी लेके गए जहाँ से उन्होंने लोन अप्लाई किया हुआ था। तो मैंने देखा कि ठीक है भाई, चलो चल रहा है, अगला बंदा कोशिश कर रहा है। इसी दौरान जून 2020 में उनकी अचानक हार्ट अटैक हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। सारा मामला उनके परिवार भी नॉलेज में था क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी मिसेज के नाम पर थी। बेटा भी अक्सर साइट पर आता जाता था, कंस्ट्रक्शन कार्य देखता था। तो जब मैंने 15 दिन, उनकी मृत्यु के लगभग 15 दिन बाद उनके सामने सारा मामला रखा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, ये हिसाब किताब बनता है, हमें मालूम है, और इसको हम जल्दी ही या तो अपना होटल बेच के उस पर लोन करा के, या घर उनका काफ़ी बड़ा है कि हम घर कोई छोटा ले लेंगे, इसको बेच के हम आपका निपटा देते हैं, कैश इन हैंड हमारे पास अभी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं मार्च 2021 में फिर उनके घर गया, तो उन्होंने फिर वही बातें मेरे सामने रखी कि भैया अभी नहीं हो पाया, लोन करा रहे हैं हम। कोई CA भी थे, उनको भी शायद कुछ एक्सपेंसेस थे लोन कराने में, उसने उस समय भी मेरे से कुछ पैसे लिए, किसी और से मैंने दिलाए, मेरे पास भी नहीं थे। तो इन बिटवीन लॉकडाउन आ गया फिर से 2021 में। 14 जून 2021 को मैंने उनके बेटे को फ़ोन किया। मैंने कहा बेटा मुकुल, उसको कैसे करना है भाई आगे से, क्योंकि पैसा मेरा भी अपना नहीं था, मैंने भी मार्केट से उधार लेके, कुछ भाई हैं अपने जानने वाले जिनसे उधार लिया था, उनको आज भी मैं ब्याज भर रहा हूँ। तो उसने कहा कि जी ना मैंने लिया है ना मैं दूंगा। अब यहाँ जरा आप देखिएगा कि पिता अगर कोई बकाया है किसी के पिता पर और पिता की मृत्यु हो जाती है, तो पुत्र जिसे उस मामले की पूरी जानकारी है वो उस चीज़ से नकार जाता है कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। पूरी जानकारी है, जो हमने MOU किया था उसमें भी क्लियर लिखा हुआ था कि अगर किसी को कुछ ऐसा होता है तो उनके हित प्रतिनिधि जो भी होंगे उसके लेन देन के लिए उत्तरदायी होंगे। और जो पहला MOU मैंने 2014 में किया था उसमें एज ए विटनेस उनका पुत्र ही शामिल था, और पुत्र बड़ा है, ये भी नहीं है कि कोई छोटा है, और वो कंस्ट्रक्शन कार्य भी देखने के लिए अक्सर साइट पर आया करता था जब उनकी ज़मीनों पर मैंने भवन का निर्माण किया। तो ऐसा नहीं है। उसके बाद मैंने उनकी मिसेज को फ़ोन किया और मिला देवी जी को। तो मैंने कहा भाभी जी आप इस मामले को निपटा लेते, मैं भी ब्याज मार्केट का कब तक भरूंगा, मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मेरे घर आ जाइए। अब कुछ इसी दौरान मुझे मालूम चला था कि एक दिल्ली की लेडी थी, नाम था अनीता छाबड़ा, उनके कुछ पैसे थे इनकी तरफ, देवेंद्र जी की तरफ, और उस समय देवेंद्र जी जिंदा थे। तो देवेंद्र जी उस समय घर पे नहीं थे, तो वो पैसे मांगने के लिए घर पे आई, तो उर्मिला जी ने उनके साथ मार पिटाई कर दी। थोड़ी सी उस चीज़ की दहशत देखते हुए मैं उनके घर पे नहीं गया। मैंने उनको कम से कम 20 बार कॉल किए, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि भाभी जी इसमें बैठ लेते हैं। लास्ट में उन्होंने कहा कि ठीक है, ना तुम्हारा घर ना मेरा घर, कहीं बाहर बैठ लेते हैं। मैंने कहा ठीक है भाभी जी, हिसाब करना है मैं तो कहीं बाहर बैठ लेते हैं। तो 23 जून 2021 को उन्होंने गुलाब स्वीट टर्नर रोड पर बैठने का एक समय रखा। 2-3 लोग उनके साथ थे, एक अंकल जी मेरे साथ थे, देहरादून से ही हैं वो भी, उनके भी लगभग 8 लाख रुपए उनकी तरफ हैं। उनके साथ भी चीटिंग की हुई है, कोई कार्य बता गया ऐसे उनसे पैसे ले लिए और फिर उनको वापसी नहीं किए। तो वो मेरे साथ थे। वहाँ पे इन्होंने मेरे सामने प्रपोजल रखा कि जी हम 6 महीने में ये सारा पैसा लौटा देंगे। तो मैंने भी उनसे कहा कि ठीक है भाभी जी, जो भी आगे मार्केट का ब्याज जा रहा है, कुछ आप कोशिश कीजिए, कुछ मैं करता हूँ, और अगर उनको टाइम पे ब्याज का पैसा जाता रहेगा तो वो 6 महीने और रुक जाएंगे। तो ये होने के बाद वो वहाँ से चले गए, हम भी वहाँ से चले आए। शाम को इनका उसी दिन शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास मुझे दोबारा फ़ोन आता है, उसकी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कि भैया मैं इधर उधर गई थी और मेरे से पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पाया अभी। और मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 30 तारीख को पैसे जाने हैं ब्याज के, और तब तक आप कोशिश कीजिए, कुछ मैं कोशिश करता हूँ। बिल्कुल एक फैमिलियर माहौल में मेरी उनसे बात हुई। मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं।
इसी दौरान 3 तारीख को मुझे नेहरू कॉलोनी थाने से फ़ोन आता है कि जी आप इनको कटियार फैमिली को जानते हो? मैं कहा जी जानता हूँ। कि आपका क्या मामला है? तो मैंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे मैंने कंस्ट्रक्शन किया था, मेरा उसका पैसा बनता है इनकी तरफ। तो उन्होंने कहा कि जी आप थाने आ जाइए और इन्होंने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दी है। मैं नेहरू कॉलोनी थाने गया तो थाने जाके मुझे पता चला कि इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट दी है कि मैंने इनके साथ धमकी दी इनको और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, जबकि मेरी बिल्कुल फैमिली माहौल में भाभी और बेटा करके सारी बातें चल रही थी, कोई ऐसा इशू ही नहीं हुआ। उसकी नेहरू कॉलोनी पुलिस द्वारा जांच की गई, जिसको मैंने सूचना के अधिकार के तहत उनसे बाद में कॉपी मांगी, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं हुई जाति सूचक या धमकी वाली, केवल लेन देन का मामला था। वहाँ इन्होंने पुलिस को भी ऑफ़र किया कि ठीक है जितना पैसा बनता है आधे आधे में आप हमारा फैसला करा दीजिए। अब पैसा मेरा होता तो मैं शायद फ़ैसला कर भी लेता, पैसा मार्केट का था तो मैं कैसे कर सकता था, आधा पैसा मैं कहाँ से भरता। ये सब हो गया। उसके बाद इन्होंने मार्केट से कुछ और पैसा भी उठाया हुआ होगा कुछ लोगों से, जिसमें इनके बेटे ने कहीं चेक दिए होंगे। जब उन्होंने चेक वगैरह लगा के इनसे पैसे की डिमांड अपनी की तो उन चेकों का इल्ज़ाम भी इन्होंने मेरे सर लगा दिया कि जी इन्होंने हमारे ये चेक चुरा लिए, जबकि मेरा उन चेकों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरी नॉलेज में थे। तो ये सब हुआ है। और इनके बेटे के साथ भी मेरी व्हाट्सएप पे उसके बाद चैटिंग हुई। कुछ पेमेंट किसी का दिलाना था, इनकी कुछ लाइट के सामान मैंने इनको दिलाया था, तो उसमें भैया और बेटा करके ही सारी बातें हुई। वो सब सबूत आपके पास मौजूद हैं। आपने पुलिस महानिदेशक के यहाँ पे भी कंप्लेंट लगा दी है। जी। वहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला है और आपको क्या लग रहा है इसमें? अब आपको परिवार की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है? क्या? नहीं, मुझे अभी कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। अभी पिछले दिनों जो कि मेरे इस MOU में एक गवाह भी थे, मेरे भी जानकार हैं, उनके भी जानकार हैं, देवेंद्र जी के भी, वो परिवार भी उनका पूरा जानता है उनको। मैंने उनको भेजा कि भाई बात करो, कोई कुछ कि ये पैसा जो मेरा है वो दे दें। तो उसमें भी उन्होंने उनको कह दिया कि भाई मैं इनका कोई भी रुपया नहीं दूंगी, चाहे मुझे अपनी लड़की को इसके लिए जहर देना पड़े, और उसका इल्ज़ाम भी मैं सुनील के ऊपर लगा दूंगी कि भाई ये मेरी लड़की को परेशान करता था, जबकि वो मेरे लिए बच्चे के समान है। मैंने तो हमेशा अपने परिवार की तरह समझा, कभी ये सब कुछ रहा ही नहीं। तो उस चीज़ से भी मैं डरा हुआ हूँ कि कल को भाई जो पहले इतना बड़ा झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा सकते हैं तो कल को ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप देखिए, जितने भी दर्शक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वही कुछ होता हुआ नज़र इस मामले में आ रहा है। मतलब एक व्यक्ति जिसने आपके यहाँ काम किया, आपकी ज़मीन उसने पूरी कंस्ट्रक्ट की, तैयार किया, अपने खर्च से तैयार किया, आप जब पैसे देने का नंबर आया तो उल्टा आप उसे ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। देहरादून में कंस्ट्रक्शन की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और देहरादून में जितना निर्माण कार्य होता है वो आप सभी को मालूम है कि जगह जगह पर यहाँ पर निर्माण कार्य होते रहते हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब इस मामले में, सुनील जी के मामले में, आप सभी ने सुना है कि किस तरीके से क्या क्या इनके साथ हुआ है। इसकी कंप्लेंट इन्होंने SSP साहब के यहाँ लॉन्च कर दी है। अब देखना है कि इसमें कार्रवाई क्या होगी। लेकिन आपको ऐसे लोगों से सचेत रहना है जो इस तरीके के कार्य करते हैं। आप समाज में रहते हैं, सामाजिकता नाम की भी कोई चीज़ होती है। किसी व्यक्ति को इतना टॉर्चर करना और उल्टा उसे ही थाने कोर्ट कचहरी में फंसा देना, यह कहाँ तक सही है? क्या इसी दिन के लिए उसने आपकी ज़मीन पर निर्माण कार्य किए थे कि वक्त आने पर जब उसे पैसे की ज़रूरत होगी तो आप लोग उसे ही उल्टा फंसा देंगे, उसे ही धमकियाँ देंगे? इस तरीके के जितने भी मामले हैं वो अधिकतर लास्ट में जाकर पुलिस के पास पहुंचते हैं। लेकिन शुरू में पहुंच भी कैसे सकते हैं? क्योंकि इंसान जिस वक्त काम कराने के लिए जाता है तो इतना भला हो जाता है कि जैसे उससे भला कोई हो ही ना। लेकिन जो असली रूप है वो बाद में देखने को मिलता है, जैसा सुनील जी के केस में हुआ। ऐसे अनेकों केस होंगे देहरादून के अंदर जो दबे पड़े होंगे, लेकिन सुनील जी जब हमारे पास आए हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनकी आवाज़ को उठाएं। ये व्यक्ति परेशान हैं, 53-54 लाख रुपए के करीब इनके हैं। आप सोचिए 53-54 लाख रुपए कितनी अहमियत रखते हैं एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए। वो कह रहे हैं मैंने मार्केट से पैसे उठाए हुए हैं, जिसका ब्याज लगातार जा रहा है। आखिर कैसे कोई व्यक्ति उन्हें भरेगा? मतलब काम करने के लिए जिसका कार्य किया है वो पैसे देने के बजाय उल्टा उस आदमी को इतना मजबूर कर देता है कि आज की डेट में उनकी स्थिति ये है, अगर उन्होंने कर्जदारों का कर्ज ना दिया तो शायद उन्हें खुद ही आत्महत्या करनी पड़ जाए।
वही नौबत आ चुकी है सर, मार्केट का जो देनदारियां हैं वो कैसे हों। तो आप सुनिए, ये दर्द है और ये आप सबके लिए भी एक संकेत है, एक सचेत कर देने वाला रेड अलर्ट है कि एमओयू भी रखे रह जाते हैं। एमओयू के बेस पर ही काम हुआ है, लेकिन अब वो खुद दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इंसाफ मिलना चाहिए सुनील जी को। जो इनके साथ हुआ है वो बहुत गलत है, जिसके सारे रिकॉर्डिंग, सारे प्रूफ्स इनके पास हैं और एसएसपी साहब के यहाँ भी इन्होंने कंप्लेंट लॉन्च कर दी है। अब देखना है कि न्याय उचित कार्रवाई कितनी होती है और किस तरीके से इन्हें इंसाफ मिल पाता है, क्योंकि जब तक इंसाफ मिलने की बात आएगी तब तक शायद ब्याज ही इतना हो जाएगा कि इनका मूल भी उससे नीचे रह जाएगा। तो जो समाज में इस तरीके के लोग रह रहे हैं उनसे सचेत रहने की ज़रूरत है। और अन्य ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जिनके साथ इस तरीके के कार्य देहरादून के अंदर हो रहे हैं। इसी परिवार ने देहरादून के, दिल्ली के कई लोगों के साथ ऐसा किया हुआ है जो मेरे नॉलेज में अब आए हैं कि इनका कार्य ही ये है कि सबको होटल के सपने दिखाते हैं, हम होटल बेच रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और उनसे पैसा उठा लेते हैं ये और गायब हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए संकेत है तो इनसे कि सचेत आप ऐसे व्यक्तियों को कुछ भी कार्य करने से पहले देहरादून के अंदर थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि इस तरीके के जो फ्रॉड व्यक्ति हैं वो ज़्यादा मार्केट के अंदर आजकल आपको नज़र आएंगे। तो अब हम यही मांग करना चाहते हैं कि सुनील जी को न्याय मिलना चाहिए और जिस प्रथा से फिलहाल ये गुजर रहे हैं, जिस दौर से फिलहाल ये गुजर रहे हैं, उसे इस शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। धन्यवाद।